निश्चित समाकलन के भाग 2 में निश्चित समाकलन के मुख्य जो प्रगुण है, प्रॉपर्टीज जो है, इस प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। मुख्यतः हमारे पास 7 प्रॉपर्टी है, तो 7 प्रॉपर्टी को यदि हम अच्छे से सीख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो हम आगे जो है इस जो निश्चित समाकलन के भाग 2 के जो सवाल हैं वो बड़े आसानी से हम इनको कर सकते हैं और सरल भी है। यदि आप सीख लेते हैं प्रगुणों को तो बड़े आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। जैसे प्रगुण नंबर 1, मैं प्रगुण नंबर 1 की बात करता हूँ, तो इसको मान लीजिए हमने P1 ले लिए, ये P1, और P1 क्या कहता है, लिमिट a to b fx dx इज इक्वल टू लिमिट a to b ft dt। इसका मतलब ये है कि यदि मान लीजिए चर को बदल दिया जाए तो निश्चित समाकलन के मान में कोई परिवर्तन नहीं आता, चाहे आप x की जगह t रखें या t की जगह u रखें या b रखें, किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन समाकलन में नहीं होगा। यही हमारा प्रगुण नंबर 1 कहता है। अब प्रगुण नंबर 2 की यदि बात करें तो ये है प्रगुण नंबर 2, लिमिट a to b fx dx इज इक्वल टू माइनस ऑफ लिमिट b to a fx dx। यहाँ पर देख रहे होंगे आप लेफ्ट में कि लोअर लिमिट a है, हायर लिमिट b है। अब इसको उल्टा कर दिया हमने, लोअर यहाँ पर जो है लोअर लिमिट b है और हायर लिमिट a है। इसका मतलब ये है कि यदि सीमाओं को परस्पर चेंज कर दिया जाए तो चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। यदि धनात्मक है तो ऋणात्मक हो जाएगा, ऋणात्मक है तो धनात्मक हो जाएगा। ये हमारा प्रगुण नंबर 2 कह रहा है। अब प्रगुण नंबर 3, इसकी बात करें, यदि हम लिमिट a से लेकर के b और आपको फलन दिया है fx dx। अब हमको a से b चलना है, a से b चलना है और बीच में c आ गया, तो हम a से b तक जाने के लिए पहले c तक जाएंगे और c से फिर b में जाएंगे। तो लिमिट a to c fx dx प्लस लिमिट c to b fx dx, मतलब एक समाकलन को 2 समाकलनों के योगफल के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। या फिर जैसे हमने पढ़ा था, यदि ज्योमेट्रिकल पढ़े तो ये हमारा वक्र है। अब मान लीजिए हमने पहले यहाँ तक का क्षेत्रफल, हमको पूरा क्षेत्रफल चाहिए, पहले हमने इतना क्षेत्रफल प्राप्त कर लिया और उसके बाद जो है ये क्षेत्रफल प्राप्त कर लिया। अब दोनों का योग करेंगे तो ये पूरा का पूरा क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। तो वही बात यहाँ पर, क्योंकि हम वैसे भी जानते हैं कि निश्चित समाकलन मतलब एक क्षेत्रफल को प्राप्त करना है वक्र के। P4 ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसी पर आधारित प्रश्न भी पूछे जाते हैं। लिमिट यदि 0 से लेकर के a है और कोई फलन fx dx दिया हुआ है तो लिमिट 0 to a f a माइनस x dx, इस प्रकार से इसको जो है लिख सकते हैं। यदि हम इसको सिद्ध करना चाहें तो देखिए a माइनस एक्स इज इक्वल टू टी ले लें तो माइनस डी एक्स इज इक्वल टू डी टी हो जाता है। अब लिमिट यहाँ पर लिमिट a इज इक्वल टू आप x इज इक्वल टू 0 रखें तो ये a हो गया। यदि हम x इज इक्वल टू a रखें तो ये 0 हो गया और माइनस ये f t a माइनस एक्स को t रखे हमने तो dx इज इक्वल टू माइनस ऑफ dt प्राप्त हो गया। अब हम सेकेंड वाली प्रॉपर्टी का यूज करें तो ये जो चिन्ह आपका ऑलरेडी यहाँ से खत्म हो जाएगा। लिमिट 0 to a f t dt, माइनस चिन्ह के द्वारा जो है अपर लिमिट लोअर और लोअर लिमिट अपर हो जाएगी। और फिर यहाँ पे फर्स्ट प्रॉपर्टी लगा दीजिए कि यदि मान लीजिए आपके पास समाकलन की सीमाएं वही है तो आप वेरिएबल को चेंज कर सकते हैं, या वेरिएबल चेंज करने पर समाकलन का मान परिवर्तित नहीं होता। तो इसी को आप लिख सकते हैं 0 to a fx dx। तो ये हमारी प्रॉपर्टी नंबर 4 है और ये अति महत्वपूर्ण है और इसी पर आधारित जो है हमारे प्रश्न अधिकतर पूछे जाते हैं। अब हम प्रॉपर्टी नंबर 5 की बात करें। प्रॉपर्टी नंबर 5 ये कहती है कि लिमिट माइनस a to प्लस a और fx dx, तो टू लिमिट 0 to a fx dx यदि fx सम फलन है और यदि 0 इसका मान यदि 0 है, यदि fx जो है
विषम फलन। अब बात ये आती है कि आप समफलन और विषम फलन से परिचित हैं या नहीं है। यदि नहीं भी है तो मैं आपको एक सेकंड बता देता हूं जल्दी से। फलन समफलन के बारे में कि समफलन क्या होता है। f माइनस एक्स इज इक्वल टू, यदि एफ एक्स हो, यदि f माइनस एक्स यानी x की जगह माइनस एक्स रखें तो भी फलन का मान यदि परिवर्तित ना होता हो तो यह समफलन कहलाता है। एग्जाम्पल यदि हम ले लें यहाँ पे, मान लीजिए एफ एक्स इज इक्वल टू cos x। चलिए छोटा सा उदाहरण पहले समझ लेते हैं हम एक्स स्क्वायर। तो f माइनस ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स पूरे का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एफ एक्स। हमने x के स्थान पे माइनस एक्स भी रखा तो भी हमको फलन वही प्राप्त हुआ एफ एक्स। तो ये जो है ये समफलन है। उसी प्रकार दूसरा उदाहरण यदि हम समझें तो यदि हम एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स रख दें, एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स, तो कॉस माइनस ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, और ये फिर से आपका एफ एक्स के बराबर। तो यहाँ पर जो कॉस एक्स भी है ये भी आपका समफलन का उदाहरण है। इसी प्रकार यहाँ पे x की घात 2 लिया था हमने, x की घात 4, यानी जितने भी सम वाले x की घात 4, x की घात 6, x की घात 8 वाले जो फलन होंगे ये सभी के सभी आपके जो है समफलन के रूप मतलब उदाहरण में होंगे। या 1/x² भी ले सकते हैं, 1/x⁴ भी ले सकते हैं। ये सारे उदाहरण जो है आपके समफलन के हैं। रही बात विषम फलन वाली, तो विषम फलन में यदि हम f माइनस एक्स बराबर, अब समफलन के स्थान पे विषम फलन, ये विषम फलन है क्या? विषम फलन f माइनस एक्स के स्थान पे यदि माइनस ऑफ एफ एक्स हो जाए तो इस प्रकार के जो फलन होते हैं वो विषम फलन कहलाते हैं। एग्जाम्पल यदि मान लीजिए हम एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स ही ले लें, अब f माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स या माइनस ऑफ एफ एक्स, तो ये आपका जो है विषम फलन का उदाहरण हो गया। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण यदि हम एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब लें तो f माइनस ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स पूरे का होल क्यूब इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स क्यूब या माइनस ऑफ एफ एक्स, तो ये भी आपका जो है विषम फलन का उदाहरण हो गया। एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स लेकर के देखिए, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, एफ माइनस ऑफ एक्स साइन माइनस ऑफ एक्स तो माइनस ऑफ साइन एक्स, तो माइनस ऑफ एफ एक्स, ये भी आपका जो है विषम फलन का उदाहरण हो गया। तो साइन एक्स है, एक्स है, एक्स क्यूब है, ये सब विषम फलन के उदाहरण है। तो प्रॉपर्टी नंबर 5, लिमिट a टू a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ट्वाइस लिमिट 0 टू a एफ एक्स डी एक्स। यदि एफ एक्स समफलन है तो ये मान आएगा, और यदि एफ एक्स जो है विषम फलन है तो हमको हल करने की जरूरत ही नहीं है, हम सीधे देख लें यहाँ पर ये विषम फलन दिया हुआ है तो उसका मान जो है हमको शून्य, उसको बिना हल किए हम शून्य वहां पर लिख सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टी नंबर 5 थी। अब प्रॉपर्टी नंबर 6 की बात करें। प्रॉपर्टी नंबर 6 जो है लिमिट 0 टू 2a, प्रॉपर्टी 6 कहती है कि लिमिट P6 लिमिट 0 टू 2a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ट्वाइस लिमिट 0 टू a एफ एक्स डी एक्स, यदि f 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स है। यदि ऐसा है तो फिर हम इस फलन को, इस समाकलन को ऐसे लिख सकते हैं, और यदि ये शून्य होगा यदि f 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स। हमको यदि ऐसा प्राप्त होता है तो उस समय इस समाकलन का मान जो है, जैसे हमने इसके पहले वाली प्रॉपर्टी में पढ़े कि यदि विषम फलन होता है तो उसका मान जो है शून्य के बराबर, लेकिन जब लिमिट ध्यान रखना है 0 टू 2a होना चाहिए, यहाँ पर लिमिट माइनस a से प्लस a। अब प्रगुण नंबर 7 जो कि बहुत महत्वपूर्ण है और इसी पर आधारित हमसे प्रश्न भी पूछे जाते हैं परीक्षा में। प्रगुण नंबर 7, a टू b एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट a टू b एफ a प्लस b माइनस एक्स डी एक्स।
दोनों लिमिट होना चाहिए, ए से बी, 0 to a, एफ ए माइनस। फोर्थ नंबर में देखिए लिमिट 0 to a रहती है, नीचे लोअर लिमिट 0 है, लेकिन यहाँ पर लोअर लिमिट a है, अपर लिमिट b है। एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू a to b, यानी दोनों लिमिटों को जोड़ देते हैं a प्लस बी माइनस ऑफ एक्स, और यहाँ पर अपर लिमिट में से वेरिएबल को घटाते हैं b, तो ये भी उसी के बराबर होती है। यदि इसको सिद्ध करना चाहे तो a प्लस बी माइनस ऑफ एक्स इक्वल टू टी, और ये माइनस डी एक्स इक्वल टू डी टी। अब यदि हम यहाँ पर जो है a रख दें तो a से a कट जाएगा b, तो ये हो गया आपका b, और यदि हम a रखें b रखें तो ये b से b कट जाएगा, तो ये a हो जाएगा। और f a प्लस बी ये t, और ये माइनस ऑफ dt हो जाएगा। अब लिमिट को आप b टू a के स्थान पे जो है a टू b फिर से लिख दीजिए, तो ये माइनस यहाँ पे खत्म हो जाएगा आपका, एफ टी डी टी आ गया। और इसको हम फिर से जो है एफ एक्स डी एक्स प्रॉपर्टी नंबर 1 से लिख सकते हैं कि वेरिएबल चेंज करें तो समाकलन के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो इस प्रकार हमारे प्रगुण 1 से लेकर के 7 के बारे में पूरी चर्चा हो गई। अब इन्हीं प्रगुणों पर आधारित जो है हमको सवाल हल करने हैं, और यहाँ से जो है आपका एक प्रश्न 5 नंबर का लगभग संभावित होता है, या तो कठिन समाकलन में से होगा या फिर अथवा में से जो है इधर से एक प्रश्न पूछा जाएगा। लिमिट पर से एक सवाल हर वर्ष ही पूछा जाता है। तो हम जो है क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए हमने क्वेश्चन लिया, लिमिट 0 to पाई साइन एक्स डी एक्स, और ये हमको कहा कि 0 to पाई बाई 2 ए बी कॉस एक्स डी एक्स के बराबर। वैल्यू निकालना होगा तो बाद में भी हम निकाल सकते हैं, दोनों की वैल्यू 1 के बराबर। अब इसको सॉल्व करते हैं। हमने आई के बराबर ले लिया, आई लिमिट 0 to पाई बाई 2 साइन एक्स डी एक्स, तो लिमिट 0 to पाई बाई 2 साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स डी एक्स। प्रॉपर्टी नंबर 4 P4 जो प्रॉपर्टी लिखी हुई है, तो लिमिट 0 to पाई बाई 2 साइन 90 माइनस थीटा है, पाई बाई 2 माइनस थीटा, तो ये हो गया आपका कॉस एक्स डी एक्स, तो ये हमको प्राप्त हो गया कॉस एक्स डी एक्स के रूप में। अब इसकी वैल्यू निकालना हो तो कॉस एक्स का समाकलन साइन एक्स, और लिमिट 0 to पाई बाई 2, तो लिमिट पाई बाई 2 माइनस साइन 0, तो ये 0 हो जाएगा, दिस इज 1, तो ये हमारा 1 आंसर के रूप में प्राप्त हो गया। तो ये हम जो है प्रॉपर्टी नंबर 4 का प्रयोग करके जो है ये हमने आंसर प्राप्त कर लिया। कहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी लगानी है ये आप भली बात पहले जान लें कि भाई यहाँ किस प्रॉपर्टी का उपयोग करना है। नहीं आप कहीं भी किसी भी प्रॉपर्टी का उपयोग करेंगे तो आप प्रश्नों को हल नहीं कर पाएंगे। जैसे ये देखिए एक सवाल दिया हुआ है, -1 से लेकर के +1 एक्स क्यूब डी एक्स, माइनस लिमिट है -1 से लेकर के +1। यहाँ आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, एक्स क्यूब जो है विषम फलन है, तो आपको यहाँ कुछ हल करने की जरूरत ही नहीं है, दिया गया फलन विषम फलन है, इसलिए प्रॉपर्टी नंबर आप 5 लगाएंगे, जिसमें कि लिमिट -1 to +1 एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 यदि एफ एक्स विषम फलन। बस यहाँ पर आपको लिखना है दिया गया फलन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब विषम फलन है, अतः -1 to +1 एक्स क्यूब डी एक्स इक्वल टू 0, और यही आपका आंसर होगा। और ऐसे प्रश्न जो है आपके ऑब्जेक्टिव वगैरह में पूछ लिए जाते हैं। ऐसे कुछ उदाहरण में, जैसे मान लीजिए आप दूसरा कोई एक सवाल ले लें, लिमिट -π/2 से लेकर के π/2 और साइन की पावर 7x दिया हुआ है। ये सब एकदम ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न है।
तो प्रॉपर्टी नंबर 5 देखिए, -1 से लेके +1, और साइन एक्स तो वैसे भी आपका विषम फलन होता है, और साइन के ऊपर पावर भी आपकी विषम ही लगी हुई है। तो दिया गया फलन विषम फलन है f(x) = sin क्यूब x। तो f माइनस ऑफ x = sin माइनस ऑफ x, ये पावर में 7 है, तो माइनस साइन ऑफ 7x माइनस ऑफ fx, ये विषम फलन है, इसलिए इसका भी आंसर 0 के बराबर होगा। तो आपको केवल देखकर ही पता चल जाना चाहिए कि कौन सा सम फलन है और कौन सा विषम फलन है। ये जब कंफर्म होगा कि आप पूरी प्रॉपर्टी से भली भांति परिचित हो जाए। एक और प्रश्न जो है अधिकतर पूछा जाता है, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 sin square x dx = लिमिट 0 to π/2 cos square x dx = π/4। मान लीजिए हमको प्रूडेंट के रूप में दिया हुआ है ये कोई प्रश्न है, इसको कैसे हल करना है। माना I के बराबर ले लेते हैं, लिमिट 0 to π/2 sin स्क्वायर x dx। साइन एक्स वाला भी लिया था मैंने इसके पहले। तो इंटीग्रेशन ऑफ I = इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1 ले लिया, लिमिट 0 to π/2 sin स्क्वायर π/2 माइनस x dx। ये P4 प्रॉपर्टी जो दी हुई है उसके आधार पे हम ऐसा लिख सकते हैं। I = लिमिट 0 to π/2, ये cos स्क्वायर x के बराबर हो जाएगा, π/2 माइनस x dx। इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 ले लिया। अब इक्वेशन 1 और 2 को हम ऐड कर दें, दोनों समीकरणों को जोड़ दें, तो ये I + I = दोनों की लिमिट सेम है, लिमिट 0 to π/2। यहाँ देखिए आप इक्वेशन में साइन स्क्वायर x है, दूसरे वाले में cos स्क्वायर x है dx। I + I = 2I, तो लिमिट 0 to π/2 और ये 1 के बराबर हो गया, यानी dx हो गया। ये इसका समाकलन x और 0 to π/2, तो π/2 माइनस 0 तो 0, तो I = π/4 के रूप में हमको आंसर प्राप्त हो गया। इस प्रकार से जो है हम प्रॉपर्टी नंबर 4 का प्रयोग करके सवालों को हल कर सकते हैं, और ये अति महत्वपूर्ण सवाल भी है। अब मान लीजिए कि हमको अलग अलग भी इनका मान निकालना हो, तो हम अलग अलग भी इनका मान प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ साइन स्क्वायर x = 1 माइनस cos 2x/2 रख के भी हम जो है समाकलन कर सकते हैं। cos स्क्वायर x को 1 + cos 2x/2 करके भी हम जो है इसको हल कर सकते हैं। अब एक सवाल देखें आप, अगला वाला। ये हमको I के बराबर लिमिट 0 से लेकर के पाई x sin x अपॉन 1 + cos स्क्वायर x dx के रूप में ये हमको हल करना है। का मान ज्ञात कीजिए। इंटीग्रेशन ऑफ I लिमिट 0 to π x sin x dx अपॉन 1 + cos स्क्वायर x। लिमिट 0 to π है, प्रॉपर्टी नंबर 4 लगा लेते हैं, 0 to π, इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लिया। π - x
साइन पाई माइनस एक्स और 1 प्लस कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स और ये dx। इंटीग्रेशन ऑफ पाई लिमिट 0 टू पाई माइनस एक्स और साइन पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, और ये जो है 1 प्लस और स्क्वायर है इसलिए ये कॉस स्क्वायर एक्स के रूप में। इसको और आगे ले लें हम तो अलग अलग लिमिट 0 टू पाई गुणा करके, तो पाई साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx माइनस यहाँ गुणा करेंगे हम, तो देखिए लिमिट 0 टू पाई एक्स साइन एक्स का गुणा एक्स में, साइन एक्स का गुणा पाई में किया तो पाई साइन एक्स dx अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। अब यहाँ गुणा करेंगे तो एक्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और ये dx के रूप में। अब देखिए ये फिर से हमको समीकरण नंबर 1 मिल गया। तो i हमने उसको i माना था, लिमिट 0 टू पाई भी बाहर कर दें, साइन एक्स और 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और ये माइनस i के रूप में। इसको हम i लिख सकते हैं क्योंकि i बराबर एक्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और लिमिट भी सेम है। तो i प्लस i पक्षांतर किया तो ये हो गया 2i इज इक्वल टू पाई लिमिट 0 टू पाई साइन एक्स 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इसको आगे हल करते हैं। हमारा आ गया है इंटीग्रेशन, ये 2i इज इक्वल टू पाई इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई और साइन एक्स dx 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पर हमको cos x इज इक्वल टू टी लेना है, तो अवकलन करने पर माइनस साइन एक्स dx इक्वल टू डी टी। cos x का अवकलन माइनस साइन एक्स और t का dt हो गया। यहाँ पर हमने cos x इक्वल टू टी लिया था तो माइनस साइन एक्स dx इक्वल टू dt हो गया। तो 2i साइन एक्स dx इक्वल टू लिख देंगे माइनस ऑफ dt और ये पाई। अब लिमिट भी चेंज करेंगे तो लिमिट में देखिए आप, यदि हम 0 लेते हैं cos 0 तो cos 0 इज इक्वल टू 1, तो लोअर लिमिट हमारी 1 हो जाएगी। और यदि हम पाई लेते हैं तो cos पाई इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1 होता है। तो यहाँ हो गया माइनस ऑफ dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। अब ये माइनस भी है हमारे पास और लिमिट हमारी जो है 1 टू माइनस 1 है। यदि इसको हम चेंज करना चाहें तो ये पाई लिमिट माइनस 1 टू प्लस 1 हो जाएगी और ये आपका माइनस चिन्ह यहाँ से खत्म हो जाएगा, dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर के रूप में प्राप्त हो गया। ये 2i के बराबर प्राप्त हुआ। तो i इज इक्वल टू, ये 2 को भी इधर ला ली तो पाई अपॉन 2 और ये 1 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर का तो 10 इनवर्स t के रूप में और ये लिमिट माइनस 1 से लेकर के प्लस 1 तक। पाई अपॉन 2 i इज इक्वल टू पाई अपॉन 2 तो 10 इनवर्स 1 एंड माइनस 10 इनवर्स माइनस ऑफ 1। तो पाई अपॉन 2 i इज इक्वल टू, और ये हुआ आपका पाई बाई 4 और माइनस माइनस प्लस पाई बाई 4। तो पाई अपॉन 2 और ये भी पाई अपॉन 2 हो जाएगा। तो पाई स्क्वायर अपॉन 4 ये आई के रूप में हमको प्राप्त हो गया। आई इज इक्वल टू पाई स्क्वायर अपॉन 4। तो इस प्रकार जो है ये हमारे समाकलन का आंसर आ गया पाई स्क्वायर अपॉन 4 के रूप में।
अब आगे जो है हम और अगला प्रश्न लेते हैं कुछ अलग प्रॉपर्टियों के ऊपर, प्रॉपर्टी नंबर 4 या जो भी है मान लीजिए। जो प्रश्न देखते हैं पहले, तो प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। लिमिट दी हुई है 0 से लेके π/2, इंटीग्रेशन ऑफ साइन, सीधे लिख देता हूँ मैं, लिमिट 0 to π/2 sin x और sin x प्लस cos x और dx, और जनरली आता है सिद्ध कीजिए। तो ये आपको π/4 के रूप में सिद्ध करना है। इंटीग्रेशन ऑफ I 0 to π/2 sin x प्लस cos x dx, और इसको हम सीधे इक्वेशन नंबर 1 ही ले लिया। अब I इज इक्वल टू लिमिट 0 to π/2 sin π/2 माइनस x प्लस sin π/2 माइनस x प्लस cos π/2 माइनस x और ये dx। ये कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है हमारी? प्रॉपर्टी नंबर 4, P4 लिख दिया हमने इसको। तो इंटीग्रेशन ऑफ I 0 to π/2, ये हो गया आपका cos x, यहाँ देखिए ये cos x, और ये हुआ आपका sin x, sin π/2 माइनस x, तो cos x और cos π/2 माइनस x sin x और dx। इसको इक्वेशन नंबर 2। देखिए दोनों के हर समान है, दोनों को हम जोड़ देते हैं। समीकरण 1 धन समीकरण 2, तो I प्लस I 2I लिमिट 0 to π, और यहाँ देखें हम तो sin x प्लस cos x, ये हो गया दोनों जोड़ने के बाद, एलसीएम समान है इसलिए, और ये cos x प्लस sin x और dx दोनों कट गए। तो 2I इज इक्वल टू लिमिट 0 to π/2, ओनली dx बचा हमारे पास। इसको सॉल्व किए तो x लिमिट 0 to π/2, तो प्राप्त हुआ हमको π/2। तो I इज इक्वल टू π/4, जो कि हमारा RHS के बराबर है। ये हमको सिद्ध करने के लिए कहा गया था कि ये π/4 आए, तो ये π/4 हमको प्राप्त हुआ। तो ये प्रॉपर्टी नंबर 4 पर जनरली एक सवाल पूछा ही जाता है। तो प्रॉपर्टी नंबर 4 इसीलिए मैंने आपको पढ़ाते समय भी बता दिया था कि ये बहुत महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी है, इस पर आधारित आप सवाल जरूर करिए। और कुछ दूसरे सवाल में बताने की कोशिश करता हूँ आपको। मान लीजिए हमको ऐसे सवाल दिया हुआ है, सवाल देखिए हम, इंटीग्रेशन ऑफ I लिमिट 0 to π/2 dx अपॉन 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 10x, ये हमको सवाल दिया है। और मान निकालने के लिए हल करें, या मान निकालने के लिए कहा जाए तो पहले हमने लिख लिया I इज इक्वल टू 0 to π/2 dx अपॉन 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 10x, या I इज इक्वल टू 0 to π/2 dx 1 प्लस अंडर रूट ऑफ साइन एक्स अपॉन cos x लिख सकते हैं 10x को। अब इंटीग्रेशन ऑफ I लिमिट 0 to π/2, देखिए इसमें एलसीएम लिया तो ये cos x, तो ऊपर हो जाएगा अंडर रूट ऑफ cos x और नीचे हो गया अंडर रूट ऑफ cos x अंडर रूट ऑफ साइन x dx। अब इसमें प्रॉपर्टी 4 लगा देते हैं, तो इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लिया। अब I इज इक्वल टू लिमिट 0 to π/2 अंडर रूट ऑफ cos π/2 माइनस x अपॉन अंडर रूट ऑफ cos π/2 माइनस x प्लस अंडर रूट ऑफ साइन π/2 माइनस x और ये dx। तो यहाँ हमें प्राप्त हुआ इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2
कौन सी प्रॉपर्टी लगाया हमने, P4, चौथे नंबर की प्रॉपर्टी जो लिखा है रेड कलर से। तो ये हुआ अंडर रूट ऑफ साइन एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ साइन एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ कॉस एक्स dx, और इसको हमने मान लिया समीकरण नंबर 2। अब इन दोनों समीकरणों को हम देखिए, दोनों के हर समान है, एलसीएम लेंगे तो दोनों के हर समान होने के कारण ऊपर उनके अंश जो है डायरेक्ट जुड़ जाएंगे। तो हम इसको अगली प्रोसेस में दोनों को जोड़ देते हैं। समीकरण 1 धन 2, समीकरण 1 धन 2, तो i प्लस आई 2i हो जाएगा और लिमिट वही रहेगी, दोनों की समान है 0 से लेकर π/2, और अंडर रूट ऑफ cos x प्लस अंडर रूट ऑफ साइन एक्स, नीचे भी वही अंडर रूट ऑफ साइन एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ cos x, ये देखिए, और ये dx, और ये दोनों समान होने के कारण कैंसिल हो गया। तो 2i इज इक्वल टू 0 to π/2 ओनली dx, तो dx का समाकलन हो गया x और लिमिट 0 to π/2, तो 2i इज इक्वल टू आ गया π/2, तो i इज इक्वल टू π/4, ये हमको समाकलन का मान प्राप्त हो गया, इंटीग्रेशन i के बराबर π/4, जो इसका उत्तर है। तो ये भी प्रश्न अति महत्वपूर्ण है। और कुछ प्रश्न ऐसे भी आते हैं साइन और कॉट के रूप में। मान लीजिए एक प्रश्न है, लिमिट 0 to π/2 10x और 10x प्लस cos x, और प्रूफ करने की बोले कि π/4, लिमिट 0 to π/2 है। तो यहाँ पर भी जो है आप प्रॉपर्टी नंबर 4 का प्रयोग करके इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। उसी प्रकार जो है log sin x, लिमिट 0 to π/2 log sin x dx इज इक्वल टू माइनस π/2 log ऑफ 2। ये भी प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बहुत पूछा जाता है ये। और अभी मैंने कुछ प्रश्न आपको और बताए, एक प्रश्न ये भी महत्वपूर्ण है, लिमिट 0 to π/2 cos की पावर 5x और साइन की पावर 5x प्लस cos की पावर 5x dx इज इक्वल टू भी π/4। ये सभी जो है आपके प्रॉपर्टी नंबर 4 से ही प्रूफ होंगे। बड़े आसानी से जो है आप प्रॉपर्टी 4 लगा लीजिए और इस प्रकार के प्रश्नों को आप हल करने का अभ्यास कीजिए। अब हम जो है जो महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी और एक है हमारे पास प्रगुण नंबर 7, प्रॉपर्टी नंबर 7, लिमिट a to b fx dx इज इक्वल टू लिमिट a to b f a प्लस b माइनस x। यदि प्रॉपर्टी नंबर 4 पर सवाल नहीं आया तो प्रॉपर्टी नंबर 7 पर जरूर पूछा जाता है। इन दोनों में से कोई ना कोई एक प्रॉपर्टी हर साल पूछी ही जाती है। अब प्रॉपर्टी नंबर 7 की बात करते हैं, तो इस पर आधारित हम कुछ प्रश्न ले लेते हैं। तो प्रश्न जो है आप देखिए, लिमिट प्रूव दैट, जनरली प्रूव दैट ही आता है, प्रूव दैट लिमिट π/3 से लेकर के π/6, और क्वेश्चन दिया है आपको sin x और sin x प्लस cos x dx अपॉन π/12। ये प्रूव करने के लिए मान लीजिए आपको परीक्षा में आता है।
तो पहले तो ये देखें कि भाई प्रॉपर्टी 4 में लिमिट 0 से a रहती है, और यदि दोनों लिमिट दी है तो उसमें हमको देखना है कि प्रॉपर्टी नंबर 7 वाली लिमिट यहाँ पर है क्या। तो लिमिट π/3 से π/6, तो यहाँ पे प्रॉपर्टी 7 फॉलो हो रही है। तो साल मान लिया हमने, इंटीग्रेशन ऑफ i इज इक्वल टू π/3 से π/6 साइन x प्लस कॉस x और ये dx के रूप में, और ये इक्वेशन नंबर 1 भी मान लिया। i इज इक्वल टू लिमिट π/3 π/6, तो प्रॉपर्टी 7 बोलती है लिमिट a टू बी एफ एक्स डी एक्स a प्लस बी, तो π/6 प्लस π/3, सॉरी यहाँ पे π/6 से लेकर के π/3 है, π/6 से π/3 6 3, तो π/3 प्लस π/6 माइनस ऑफ x a प्लस बी माइनस एक्स अपॉन साइन π/3 प्लस π/6 माइनस एक्स प्लस कॉस π/3 प्लस π/6 माइनस एक्स इंटू डी। तो इंटीग्रेशन ऑफ i लिमिट π/6 टू π/3, और ये साइन दोनों को जोड़ दीजिए, एलसीएम कितना आ जाएगा 6, 2π प्लस पाई तो 3π अपॉन 6 तो π/2, तो साइन π/2 माइनस ऑफ x, ये जोड़े हम यदि हम यहाँ पर π/3 और π/6 को, तो एलसीएम कितना होगा 6, 2 टाइम्स तो 2π प्लस पाई, तो ये हुआ 3π अपॉन 6, तो एक कैंसिल हो गया, तो कितना आया π/2, तो ये π/2 के बराबर हमको प्राप्त हो गया। तो साइन π/2 माइनस एक्स अपॉन साइन ये भी π/2 माइनस एक्स, और यहाँ पर cos π/2 माइनस एक्स और dx। अब इंटीग्रेशन ऑफ i लिमिट π/6 टू π/3 और साइन π/2 माइनस थीटा, तो cos थीटा cos ऑफ x अपॉन ये भी हो जाएगा cos x और ये साइन और dx, इसको समीकरण नंबर 2 मान लीजिए। अब फिर से वही प्रोसेस हमारी कि समीकरण को जोड़ने वाली, समीकरण 1 धन 2, दोनों समीकरणों को जोड़ दें, 1 धन 2, तो i प्लस i इज इक्वल टू लिमिट π/6 से लेकर के π/3, और ये पूरा कट जाता है, केवल हमारे पास बचेगा dx, तो 2i इज इक्वल टू x लिमिट π/6 से लेकर के π/3, 2i इज इक्वल टू π/3 माइनस π/6, या 2i इज इक्वल टू एलसीएम, तो ये π/6 के बराबर आ गया, और i इज इक्वल टू π/12, ये हमको आंसर प्राप्त हो गया बराबर RHS जो हमको प्रूव करना था। तो इस प्रकार से हम प्रॉपर्टी नंबर 7 का उपयोग करके भी जब हमको दोनों लिमिट दी है, तो हमको जो है प्रॉपर्टी नंबर 7 का उपयोग करना है और ये प्रश्नों को हल करना है। अब यदि मान लो हमको प्रॉपर्टी नंबर 7 में ऐसे कोई सवाल है, मान लीजिए सिद्ध करो कि मॉड ऑफ cos x 0 से लेकर के 2π, ये तो प्रॉपर्टी नंबर अलग बात की है। dx इज इक्वल टू मान लीजिए हमको
और 0 से पाई ले लिया, हमको 4 के बराबर पुट करना है। तो LHS ले लिया हमने और इसको ले लिया LHS इक्वल टू आई लिमिट 0 टू पाई मॉड ऑफ cos x dx। अब पहले तो थोड़ा सा यहाँ ग्राफ के बारे में जान लें। cos का ग्राफ ये π/2 है और ये हमारा पाई। तो हमारी प्रॉपर्टी नंबर 3, यदि लिमिट हमको 0 a से लेकर b चलना है तो बीच में हम जो है c का प्रयोग करके लिमिट a टू b, a से c और c से b चल सकते हैं। तो वैसे ही हम बात करें यहाँ पे तो लिमिट 0 टू π/2 चले पहले हम इतने भाग में, और मॉड ऑफ cos x dx की बात करें प्लस लिमिट π/2 से लेकर के पाई मॉड ऑफ cos x dx। तो आप देखिए पहले वाले जो है 0 से लेके π/2 में cos x का ग्राफ जो है ऊपर की ओर है, मतलब cos x मॉड ऑफ cos x धनात्मक होगा, और π/2 से लेके पाई में यहाँ पर जो है आपका फलन x अक्ष के नीचे हो जाता है, मतलब फलन का मान ऋणात्मक होगा। तो लिमिट 0 टू π/2, तो यहाँ तो हम cos x ही लिखेंगे cos x dx, और यहाँ पर देखिए प्लस π/2 से लेकर के यदि पाई दिया है तो यहाँ माइनस ऑफ cos x आएगा, क्योंकि ये π/2 से लेकर के पाई के बीच में cos x जो है ऋणात्मक हो जाता है, ये माइनस, और फिर सिंपल है cos x का समाकलन sin x 0 टू π/2 और माइनस ऑफ ये प्लस माइनस का माइनस और cos x का फिर से समाकलन यहाँ पे होगा, तो sin x π/2 से लेकर के पाई। अब ये मान रख देते हैं हम यहाँ पे, तो sin π/2 माइनस sin 0 तो 0 माइनस sin ऑफ पाई माइनस sin π/2। तो ये 1 और ये 0 और sin पाई इज इक्वल टू भी 0 और ये माइनस माइनस प्लस 1, तो प्लस ऑफ 1 इज इक्वल टू 2। तो आई इज इक्वल टू हमको प्राप्त हो गया इस समाकलन का मान जो है 4 के बराबर, सॉरी 2 के बराबर। इस प्रकार और प्रश्न परीक्षा में आते हैं, मान लीजिए अलग अलग समाकलन है और मान लीजिए एक और सवाल देख लेते हैं यहाँ पर, मानो कि π/6 से लेकर के π/3 और ये 10x प्लस cot x, ये कोई प्रश्न हमको दिया हुआ है और प्रूफ करने को बोल रहा है कि π/12 प्रूफ करें। तो इस प्रश्न को जो है ये प्रॉपर्टी नंबर 7 से, तो प्रॉपर्टी नंबर 7 LHS I इज इक्वल टू π/6 π/3 10x प्लस cot x dx, ये हमने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। I लिमिट π/6 π/3 10 π/3 π/6 माइनस ऑफ x 10 π/3 प्लस π/6 माइनस x प्लस cot π/3 प्लस π/6 माइनस x और ये dx के लिमिट π/6 π/3 और ये हो जाएगा आपका 10 जोड़ करके अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था π/2 माइनस x और 10 π/2 माइनस ऑफ x प्लस cot π/2 माइनस ऑफ x dx। π/6 π/3 तो ये हो गया आपका cot x
और ये भी हो गया cot x और ये हो गया tan x और dx। ये इंटीग्रेशन I के बराबर। इसको मान ले हम समीकरण नंबर 2। फिर से वही समीकरण 1 धन 2 दोनों समीकरणों को जोड़ लिया, तो जोड़ने पर जो है हमको I प्लस I प्राप्त हुआ और π/6 से लेकर के π/3 और जोड़ेंगे तो पूरा कट जाएगा, केवल आपके पास dx बचेगा। तो dx बचा है तो ये 2i = इसका x समाकलन हो जाएगा और π/6 से लेके π/3, तो 2i = π/6, तो i = π/12 के रूप में आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा। ये जो है इसका आंसर हो गया। तो ऐसे जो है ये प्रश्न यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात हो रही है। अब ये एक और इम्पोर्टेंट प्रश्न है, सिद्ध करो। लिमिट दी है 2 से लेकर के 8 और मॉड में दिया है फंक्शन मॉड x - 5 dx। और ये जो है 9 के बराबर सिद्ध करने के लिए अब इसको हम लेते हैं, मान इसको i के बराबर ले लेते हैं। माना i = लिमिट 2 to 8 mod of x - 5 dx। अब इसको प्रॉपर्टी नंबर 3 का यूज करते हुए लिमिट 2 चूँकि x - 5 है तो x - 5 mod of x - 5 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 5 to 8 x - 5 dx। यहाँ पे देखिए x की वैल्यू यदि मान लीजिए हमने 3 लिया तो 3 - 5 तो -2 हो जाएगा। यदि 4 लिया तो 4 - 5 लिया तो 0 हो जाएगी। तो 5 < ≤ के लिए तो यहाँ पर फलन का मान जो है लिमिट 2 से लेके 5 में निगेटिव हो जाएगा, मतलब माइनस ऑफ x - 5 dx। और यहाँ पे 5 के लिए लेते हैं तो 0 और 5 6 लिए तो 6 - 5 पॉजिटिव, 7 के लिए पॉजिटिव, 8 के लिए भी पॉजिटिव। तो लिमिट 5 to 8 यहाँ पर फलन का मान जो है हमारा वही रहेगा x - 5 dx। बस यही ध्यान रखना है कि लिमिट किस से किसके बीच में हमको दिया हुआ है। तो ये निगेटिव हो गया, तो यहाँ पर जो है इसको और थोड़े सुधार की दृष्टि से 2 to 5 ये माइनस है तो 5 - x हम ऐसा भी लिख सकते हैं। ऋण का गुणा कर दिए dx प्लस इसका समाकलन करेंगे तो x² - 5x और ये लिमिट हो जाएगी आपकी 5 से लेकर के 8 तक। इसका समाकलन कर दिए तो ये 5x - x² और लिमिट है हमारी 2 से लेकर के 5 प्लस इसको सॉल्व कर लेते हैं तो 8² माइनस 5 × 8 माइनस 5² और ये प्लस हो जाएगा प्लस 5 × 5। दूसरा ब्रैकेट, पहला ब्रैकेट तो 5 × 5 माइनस 5² माइनस 5 × 2 लोअर लिमिट और ये माइनस माइनस प्लस प्लस 2² तो ये जो है 17 - 25 ये भी आ जाएगा। ये मतलब आपका सॉल्व कर ले इसको और आगे तो ये 8² 64 64/2 तो 32 हो गया 32 और ये हो गया 40 और ये हो गया 25/2 हो गया और ये 25 हो गया। इस पूरे को कैलकुलेट करेंगे तो ये कैलकुलेशन जो है हमारा 9 के बराबर प्राप्त हो जाएगा। अब केवल गुणा भाग करना है।
कैलकुलेशन करने पर हमको 9 प्राप्त हो रहा है। तो ये RHS के बराबर हो गया। इसी प्रकार जो है हम और भी कई प्रश्नों को हल कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपको sin x वाला फलन दिया है। अब चलिए और एक मैं इम्पोर्टेंट प्रश्न आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। लिमिट 0 से लेके 2 पाई, मान लीजिए हमने साइन वाला cos वाला कीजिए sin x dx इज इक्वल टू 4 आपको प्रूव करने के लिए सिद्ध करो। ऐसे प्रश्न भी पूछे जाते हैं जनरली परीक्षा में। तो इंटीग्रेशन ऑफ आई लिमिट 0 टू पाई मॉड ऑफ साइन एक्स dx, हमने फंक्शन दिया मॉड के रूप में दिया हुआ है। अब इसमें प्रॉपर्टी हम थर्ड लगा देते हैं। देखिए साइन का कर्व, साइन के कर्व में ये क्योंकि ये मॉड के रूप में फंक्शन दिया है, तुमको कहाँ तक पॉजिटिव है कहाँ तक निगेटिव है। तो ये 0 से पाई और पाई से लेकर के 2 पाई, हमको चलना है 0 से लेकर के 2 पाई तक। तो हम चलेंगे 0 से लेके पाई, तो एक्स अक्ष के ऊपर हो जाएगा मॉड ऑफ साइन एक्स dx प्लस अब दूसरा पाई से लेकर के 2 पाई मॉड ऑफ साइन एक्स dx। देखिए फर्स्ट वाले जो इंटीग्रेशन में 0 से पाई, तो ये जो साइन का कर्व है ये धनात्मक है और पाई से लेकर के 2 पाई एक्स अक्ष के नीचे मतलब यहाँ पर ऋणात्मक है। तो लिमिट 0 टू पाई, इसको तो हम साइन एक्स ही लिखेंगे, प्लस पाई से लेकर के 2 पाई के बीच में ये यहाँ पर माइनस ऑफ साइन एक्स, साइन का कर्व निगेटिव हो जाता है इसलिए माइनस ले लेंगे वहाँ पे। अब समाकलन कर दे तो साइन एक्स का समाकलन माइनस ऑफ कॉस एक्स लिमिट 0 टू पाई, ये माइनस को बाहर ले लेते हैं तो फिर कॉस एक्स और पाई से लेकर के 2 पाई तक, ये माइनस माइनस प्लस भी कर देंगे इसको, तो माइनस कॉस पाई और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कॉस ऑफ 0 और ये प्लस कर दिया हमने तो कॉस 2 पाई माइनस कॉस ऑफ पाई। तो माइनस माइनस ऑफ 1 प्लस कॉस 0 इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2 पाई इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस पाई इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1। तो देख रहे हो गया माइनस माइनस ये 1 हो गया प्लस 1 हो गया, ये भी 1 हो गया और ये भी 1 हो गया, ये सब चारों जुड़ गए तो 4 के बराबर आ गया। तो आई इज इक्वल टू 4 और ये हमारे RHS के बराबर है। तो इस प्रकार जो है आप देखिए इसका आंसर हमको प्राप्त हो गया। तो वैसे भी प्रश्न साइन एक्स कॉस एक्स वाले जो मॉडुलस फंक्शन होते हैं ये भी पूछे जाते हैं, जिसमें कभी भी किसी भी प्रॉपर्टी का उपयोग हो सकता है। तो ऐसे प्रश्नों का भी आप अभ्यास करते रहिए। कुछ मॉड वाले फंक्शन अभी मैंने और बताए थे। तो ये प्रॉपर्टी जो है आपको मुख्यतः 7 प्रॉपर्टी, जिसमें मुख्य रूप से जो है प्रॉपर्टी नंबर 4 और प्रॉपर्टी नंबर 7 प्रश्न इसी पर पूछे जाते हैं। इन दोनों प्रॉपर्टी को आप अच्छे से तैयार कर लें और इन पर आधारित प्रश्न